देखिए बेस थ्योरम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ रखी है तो बेस थ्योरम सिर्फ उसका एक्सटेंशन है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है, बेस थ्योरम है क्या, ये डेफिनेशन है उसकी, ये फॉर्मूला है उसका। देखिए ये मैं कभी यूज नहीं करता और ना ही मैं रिकमेंड करता यार मुझे ये खुद फॉर्मूला याद नहीं रहता तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा। ठीक है, सिंपल सा अपना जो प्रीवियस फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस का यूज करते हैं, वही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है भाई। जितने हमारे फेवर में अपॉन में टोटल केस बराबर प्रोबेबिलिटी हो जाती है, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उसी से ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। डिराइव इन से प्रूवमेंट नहीं आएगा, पूरा फॉर्मूला क्या होता है, इसको ये समेशन है, यहाँ पे और भी कई पार्ट होते हैं, इनका सम होता है, क्या चीजें होती है सारी चीजें हम देखेंगे। फिर भी अगर आप नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है और ये डेफिनेशन है। बुक से छाप लेना यार, अगर छापने का मन है या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस इसमें दो टर्म यूज हुए, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है यार आपने पढ़ रखा होगा, ये बेसिक चीजें पहले ही पढ़ रखा होगा, फिर भी बता देते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जो दो एक साथ अकर नहीं हो सकते हैं। बेसिकली ऐसा कह सकते हो यार कि दो इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो जीरो आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे कोई एक सैंपल स्पेस को इन्होंने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अगर आप इन पार्ट्स का यूनियन लोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा। क्योंकि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये आपका पूरा सैंपल स्पेस है, इसमें जितने भी आप पार्टीशन करोगे ना, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ये मान लिया आपका ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ऐसे कितने बना सकते हो, E5 है, ऐसे ही ये En है मान लिया हमने। ठीक है, तो हर एक इवेंट सेपरेट है, ठीक है, लेकिन सबको अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको पूरा क्या मिल जाएगा, सैंपल मिल जाएगा। इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, कोई भी एक दो इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे, कोई भी कॉमन नहीं किसी में, तो ये इन दोनों का मतलब था। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 ऑन यहाँ पे दे सकता है, या बैग दे देगा, या आइडेंटिकल बॉक्स दे देगा, उनमें कुछ रख देगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक बैग में 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, दूसरे वाले में 4 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है, और तीसरे वाले में 5 रेड है 5 ही ब्लैक। ठीक है, देखिए वहां पे क्या, अभी तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम एक बैग जनरली पढ़ते थे, यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास 3 बैग दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। पहला बैग में क्या है, 6 रेड है, यहाँ पे 6 रेड है और 4 ब्लैक है। ठीक है, दूसरे वाले में 4 है और 6 ब्लैक है, उल्टा हो गया है। यहाँ वाले में 5 रेड है और 5 ब्लैक है, यानी 5 रेड है भैया और 5 ही ब्लैक है। ठीक है, ट्री टाइप की बन जाती है। कैसे, अभी देखिए सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी क्या कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम। अब देखिए यहाँ पे 3 बैग है, तो आपको पहले बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए हमारी ट्री बन गई कि पहले हमको सिलेक्शन किसका करना है, बैग, यानी अब 3 है, किसी एक का सेलेक्ट करना है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। पहले आप बैग सिलेक्ट करोगे ना, 4 बैग होते तो 1/4 हो जाती, 2 बैग होते तो 1/2, यानी 50% चांस था कि हम कोई बैग सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, 1 हमने एक बैग सिलेक्ट कर लिया एट रैंडम एंड अ रेड बॉल इज ड्रॉन। देखिए एक कंडीशन हो गई, यानी हमने रेड बॉल निकाल दी उससे। ठीक है, तो एक इवेंट हम मान लेंगे, लेट ए बी द इवेंट, क्या होगा, रेड बॉल इज ड्रॉ। ठीक है, ये हमने एक इवेंट ए मान लिया है कि रेड बॉल हमने निकाल ली। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग और फर्स्ट अर्न। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, ये नॉन कंडीशन थी। सिंपल बैग सेलेक्ट किया, उससे एक रेड बॉल निकाल ली, ये नॉन कंडीशन हो गई। दूसरी पे कंडीशन क्या निकाली कि जो हमने रेड बॉल निकाल लिए वो फर्स्ट बैग से होनी चाहिए। तो अब हमको इवेंट्स मानने पड़ेंगे। E1 हमने मान लिया, सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, सिलेक्शन ऑफ सेलेक्ट फर्स्ट बैग या फर्स्ट अर्न। इसी तरीके से E2 हम मानेंगे, सेलेक्ट सेकेंड अर्न, और E3 हम मान लेंगे, सेलेक्ट थर्ड। ठीक है,
अब हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि हमको निकालना है जो पहले हो चुका है, वो है प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है भाई? प्रोबेबिलिटी कहती है कि ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी हैपेंड, तो यहाँ पे बी हो चुका है, यानी ये पार्ट पहले ही हो चुका है, यानी ए निकल चुका है, यानी रेड बॉल निकाल चुका है। गिवन दैट इट इज फ्रॉम फर्स्ट बैग, जो भी क्वेश्चन में है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव, हमने जो रेड बॉल निकाली है वो कहां से आनी चाहिए? फर्स्ट बैग से आनी चाहिए। ये वो कह रहा है कि ये तो हो चुका है, उसके बाद कह रहा था कि वो फर्स्ट बैग से आनी चाहिए, ऐसा बोल रहा था। तो चलिए भैया क्या हो जाएगा? पहले हम बैग सेलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इवन इनटू, अब ये कंडीशन हो गई, हमारी कंडीशन हमने लगा दी, हमने पहले बैग सेलेक्ट किया, उसके बाद उस बैग से हमको सिंपल क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, कहां से? इवन से। अब यहाँ पे रिवर्स क्यों हो रहा है? ये कंडीशन थी, ये पहले हो चुकी थी, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ये हमने कंडीशन ली थी, यहाँ पे तो सिंपली इस बैग से सिंपल रेड बॉल ही तो निकालनी है। सेम इस तरीके से अपॉन में क्या आता है, वो बस सिग्मा लिखा था, उसका मतलब क्या होता था? फेवरेबल केस ये हो गए, बैग फर्स्ट से ही हमें रेड बॉल निकालनी थी, ये फेवरेबल हो गए। टोटल क्या हो सकते थे? हम फर्स्ट से रेड निकाल सकते थे, सेकंड से भी निकल सकती थी, हो सकता है हमने बैग सेलेक्ट किया था वो सेकंड हो सकता था, हो सकता है हमने जो बैग सेलेक्ट किया था वो थर्ड बैग सेलेक्ट कर सकते थे, ये भी पॉसिबिलिटी थी ना। तो यहाँ पे हम वो सारी प्रोबेबिलिटी लिख देते। अब यहाँ पे केसेस में प्लस लगाएंगे कि इंटू लगाएंगे? देखिए फर्स्ट बैग से निकाल सकते थे या और यूज होगा ना, फर्स्ट बैग से हो सकता था और वो सेकंड बैग से हो सकता था। जहां पे और यूज होता है, या हिंदी में बोले या यूज होता है, वहां पे प्लस साइन यूज होता है। जहां पे एंड यूज होता है और वहां पे मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम पहला बैग सिलेक्ट करते हैं, उससे रेड बॉल निकालते हैं, प्लस यहाँ पे हम दूसरा बैग सिलेक्ट करते हैं, उससे रेड बॉल निकालते हैं। यहाँ पे हम तीसरा बैग सिलेक्ट कर सकते थे और उससे भी रेड बॉल निकल आती है। यही फॉर्मूला है, बेस थ्योरम में ऊपर फेवरेबल और नीचे टोटल लिखा जाता है। तो ठीक है भैया, यहाँ तो ये एज इट इज रहेगा। हमने जो है फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे अभी, बहुत अच्छे से देखना है इसको। जनरली बच्चे थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, कैसे अभी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखिए एक ट्री बन जाए, मैंने बताया ट्री बन जाती, पहले वो बनी। यहाँ पे क्या है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक रेड बॉल निकाल ले तो वो हो जाएगी 6/10। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पे ब्लैक भी निकाल सकते थे, अभी हमसे रेड पूछा है, ब्लैक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर वही रेड और ब्लैक निकलेगी, तो यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये अभी तो 4/10। और यहाँ पे भी यह रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे भी रेड और ब्लैक निकाल सकते थे, यहाँ पे 5/10। यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 6/10 है अपॉन, ये तो 1/3 इंटू 6/10 एज इट इज रहेगा। सेकेंड में बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो सबकी 1/3 है, तो हम पहले 1/3 यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं। अब सेकेंड बैग से प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की 4/10। आई होप इतना क्लियर है। सेम इसी तरीके से थर्ड बैग में 5/10। जनरली बच्चे करते क्या है? इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, फिर 2 से 5 कैंसिल कर देंगे, सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई नहीं करना। हमें पता है यार आपकी मैथ अच्छी है, काटने में बड़ा मजा आता है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा सब्र रखें यार। यहाँ पे कट करने से आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैसे? वो देखते हैं। यहाँ पे सिंपल अपॉन में 30 है, तो यहाँ पे 6/30 हो जाएगा। बेस में देखिए यहाँ पे भी 6/30 है, यहाँ पे 4/30 है और यहाँ पे 5/30 है। आप सोचो ना, कैंसिल करने के बाद जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम भी तो वही आना है। यहाँ पे देखिए बेस में सेम है, पूरा कॉमन आ जाएगा, पूरा 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। अभी कैंसिल करना बहुत इजी हो गया। 6 अपॉन में 30 तो कैंसिल हो गया, 6 4 10 और 5 15। अब आप काट लो, अपनी मन की तमन्ना पूरी कर लो भाई। ये 2/5 आपका फाइनल आंसर है। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया, किस तरीके से करना है वो मैंने बता दिया। बहुत टफ नहीं है क्वेश्चंस, इस पे बहुत वैरायटी के बनते हैं। चलिए 2 एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। मैंने वैरायटी कवर करने की कोशिश करी। इसके पहले मैंने बॉक्स वाले किए थे कि बॉक्स में डिफरेंट टाइप की बॉल्स है और एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, तो
ट्री टाइप की बन जाती है कि पहले बॉक्स रखते हैं, फिर उसके बाद उन बॉक्स किस तरह का निकालना है, पहले बॉक्स हट किया था, तो एक तरीके की ट्री बनती है। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि ये एग्जैक्ट छप जाएगा, डेटा चेंज होगा, ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, बट क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसी वजह से ये बहुत बार आया है, ठीक है। ये डिफेक्टिव वाले हैं, अभी ये भी करेंगे। इस क्वेश्चन को समझो, देखो क्या कह रहा है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4, यानी 4 बार अगर किसी उस आदमी को बोलने का मौका मिलता है, बस 3 ही बार वो सही बोलता है। He throws a die and reports that it is a 6. तो ये एक इवेंट हो चुका है ना, एक डाई फेंका गया और उसने बताया 6, तो यहाँ पे हमारा काम शुरू हो गया। लेट ए जो नॉन कंडीशनल इवेंट था, लेट ए एक इवेंट है, वो क्या है, मैन रिपोर्ट्स 6, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, यानी कि अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, वो झूठ भी बोल सकता है, तो कह रहा है कि आपको बताना है कि वो एक्चुअली में 6 था। तो मैंने बताया इस टाइप के, जब अब पता कैसे चलेगा कि भाई ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जनरली बेस पर में बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, 2-3 बक्से दिए होते हैं, या रिपोर्ट वगैरह का जो क्वेश्चन होता है। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए आप ऐसा मान लीजिए, अभी हमने जैसे इसके पहले वाले में किया था, थ्योरी वाले पार्ट में कहा था कि 2 बॉक्स है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि हमने 2 बॉक्स ले लिए, एक बॉक्स ट्रू वाला है, एक बॉक्स फॉल्स वाला है। वहां पे जो हमने 3 बॉक्स लिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तीनों आइडेंटिकल थे, इनको चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई, क्योंकि ये आइडेंटिकल थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ट्रूथ कब कितनी बार बोलता है, 3 out of 4, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इसकी ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो फॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई मेरे, 1/4, ठीक है। ट्री टाइप की बन रही है, 2 बैग है मेरे पास, एक ट्रूथ वाला है और एक फॉल्स वाला है, ठीक है। दोनों में क्या है, या तो यहाँ पे 6 आएगा या तो 6 नहीं आएगा। यहाँ पे भी वही होगा, या तो भैया मेरे 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। ये बार इसीलिए लगाते ना, किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है। अब ये तो बहुत ही इजी यार, 6 आने की प्रोबेबिलिटी सिंपल 1/6 होती है भाई, एक ही 6 है, और में टोटल 6 होते हैं नंबर डाइस पे, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से ही सब्ट्रैक्ट कर दो, या टोटल 5/6 आ जाएगा। 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो भाई मेरा यही रहेगी ना, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, और होनी भी नहीं चाहिए। आई होप इतना क्लियर। 6 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी सिंपल यही यहाँ पे लिखा है, यही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप भैया क्लास 11 में जाके पढ़ लो जाके। अब ये देखिए 3 बन गई है। अब आ जाते हैं अगले इवेंट्स जो मानते हैं, वो हम मानते हैं इवन जो 6 अकर कर रहा है, गेटिंग 6 डाइस पे जो है गेटिंग 6, ठीक है। E2 क्या है, डज नॉट अकर 6, ठीक है, 6 अकर नहीं होता है। अभी हमको क्या बताना है कि हमको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली में 6 आया था, तभी मैंने रिपोर्ट किया कि वो 6 है, यानी कि हमको बताना है इवन कब जो हो चुका है, क्या रिपोर्ट 6, मैंने रिपोर्ट किया 6 कब, जब एक्चुअली में 6 था। ये गेटिंग और ये डज नॉट, यानी ये ट्रूथ वाला केस है, ये फॉल्स वाला केस है। ट्रूथ वाले केस में ही हमको बताना है कि वो 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी आपको ट्रूथ बोलना है, ये बॉक्स है ना, गेटिंग सेलेक्टिंग बॉक्स 1 इवन E2 वही होते हैं ना, इनटू अब इवन में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब ये एज इट इज छाप देना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E2। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई वो ट्रूथ नीचे तो टोटल केस आता है, फेवरेबल केस क्या आता है कि ट्रूथ वाले के केस में ये इवन है और ये E2, ट्रूथ वाले के केस में 6 की प्रोबेबिलिटी, फॉल्स वाले केस में देखिए, फॉल्स भी तो बता, झूठ भी तो बता सकता है, 6 नहीं आया तब भी वो बता देगा कि भैया 6 है, क्योंकि वो गलत बोल रहा है। तो ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू रख देनी, आप वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, उस ट्रुथ में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6 ही है,
ये एज इट इज छापना होता है 3/4 × 1/6। मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन मत करिएगा, आपको दिक्कत करेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दूसरा क्या है, झूठा है, जब वो झूठ बोल रहा है उस सिचुएशन में वो गलत वाली प्रोबेबिलिटी आएगी ना, ये नहीं आएगी। झूठ मतलब वो आप ये सोचो ना, कह देगा कि भाई डाइस पे 6 नहीं आया, लेकिन वो बोलेगा 6 आया, मतलब डाइस पे 6 नहीं आया, झूठा है, इसका मतलब वो बोलेगा 6 आया है। समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर कर लो भाई मेरे, झूठ बोल रहा है। अभी क्या है कि झूठ वाली सिचुएशन में ये सच थोड़ी नहीं बताएगा कि 6 आया तो बताया 6 आया, तो सही वाली सिचुएशन हो जाएगी ना। झूठ वाली सिचुएशन है, मतलब 6 नहीं आया फिर भी बंदा बोलेगा कि 6 आया। यहाँ बस अब 6 24 देखे, 24 नीचे भी यहाँ भी सब पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 3, नीचे क्या 3 और 5, ये आपकी फाइनल आंसर। आई होप इतना क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चों का माइंड कंफ्यूज कर देता है कि दूसरा जो सिचुएशन था वो झूठ बोल रहा है, झूठ वाले केस में ये प्रोबेबिलिटी लेंगे क्योंकि 6 नहीं आया है फिर भी वो 6 बोल रहा है। ठीक है।